रत्ना बोरा जी, इस समय तो गुजराती कारपोरेट्स की तो बिल्कुल चांदी है। अपना जो तो ये सारे हाथ सिर पांव कड़ोही अपना सब एकदम कड़ाही में पड़ा हुआ है। और पूरे पूरे खास करके राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, अब तो सीधे सीधे सवाल उठ रहा है और आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ। पीएम केयर फंड को अलग से खोलने की जरूरत क्या थी और उसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ और उसका पैसा कहां गया, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। और खास करके जल्दी जल्दी तीसरा सत्र ये शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे घटना प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं, आपकी टिप्पणी। शकील साहब आएंगे तो फिर उनको मिलेंगे जल्दी से। जी 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 आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो घोटाला है ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला कुछ हजारों करोड़ों का नहीं, बल्कि मैं समझ जो रिपोर्ट्स आई हैं वो अरबों खरबों करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये घोटाला अभी से नहीं चल रहा है, परंतु कई सालों से ये घोटाला चल रहा है। और इस घोटाले के सामने सेबी की नजर भी थी। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ पर जो डीआरआई है उसके डायरेक्टर मिस्टर शाह थे, उन्होंने लेटर लिख के जनवरी 2014 में बताया भी था सेबी के डायरेक्टर मिस्टर उपेंद्र कुमार सिन्हा जी को कि भी ये घोटाला है और इस घोटाले के बारे में आप जरा सचेत हो जाइए और बाकी सभी जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जुड़े लोग हैं उनको भी सचेत कर दीजिए। और इस तरह से जनवरी 2014 में ये इस तरह रिपोर्ट आती है और इस तरह से लेटर लिखा जाता है। और उसके बाद जैसा कि पूरे देश ने देखा है कि सत्ता पलट जाती है और हमारे जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बन के दोबारा मतलब पहली बार केंद्र में सत्ता में आ जाते हैं। और फिर उसके जैसे ही वो सत्ता में आते हैं और तभी उनकी जो सेबी की जितनी भी फाइलें थी, अडानी की जितनी भी फाइलें थी, वो सभी फाइलें बंद हो जाती है। और फिर सबसे ज्यादा और बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको ये बताऊं कि जो सेबी के डायरेक्टर थे मिस्टर यूके सिन्हा, और वही डायरेक्टर जो अडानी को क्लीन चिट दे देते हैं, फाइलें बंद कर देते हैं, वही डायरेक्टर बाद में 2017 के आसपास मतलब एनडीटीवी के भी डायरेक्टर बन जाते हैं। मतलब और एनडीटीवी का मालिकाना हक किसका है वो सब जानते हैं कि एनडीटीवी का मालिकाना हक अडानी का है। तो अडानी के टीवी के डायरेक्टर उनकी संस्था में बन जाते हैं। तो यहाँ पे सब दिख रहा है, सबको जनता अब बहुत होशियार हो गई है, बहुत समझदार हो गई, उसको सब दिखाई दे रहा है कि कहाँ किस तरीके से किस किस की मिली भगत है किसका। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रैकेट है। और जनवरी 2023 में आप सबने देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो जिस तरह से अडानी को राष्ट्रवाद का जामा पहनाने की कोशिश की गई, तो वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश की गई कि भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो थे वो उन्होंने अपने फायदे के लिए इस तरह की रिपोर्ट जाहिर की है और किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ का हिसाब मांगा। तो आपने सबने देखा कि किस तरीके से आनंद फानंद फटाफट राहुल गांधी जी के सामने केस चला दिया गया सूरत कोर्ट के अंदर, जेएमएफसी कोर्ट में, और मैक्सिमम सजा 2 साल की दे दी गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। सेशंस कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। उसके बाद हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी 160 पन्नों की 125 पन्नों का अपना जजमेंट दिया, पर कहीं कोई खुलासा नहीं किया कि आखिर इनको मैक्सिमम 2 साल की सजा क्यों दी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सबका सब मिला जुला एक रैकेट था। और उसके अंदर यहाँ पे राहुल गांधी को किसी भी हालत में ये चाहते नहीं थे कि लोकसभा में आए, क्योंकि लोकसभा में आते तो ये तुरंत अपने अडानी के विषय में सवाल पूछते। खैर, राहुल गांधी जी को राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिली। इसी तरह राज्यसभा में आपने देखा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, वो जब अडानी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको भी संसद राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया। तो कोई भी इनसे सवाल ना करे,
बस यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम करते रहे। और ये तो अडानी का मोदी का रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। और उस रिश्ते के कई सारे प्रूफ भी सामने आए हुए हैं। और सिर्फ अडानी को ही फायदा कराने के लिए विदेशों से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं या हिंदुस्तान भारत देश के जो भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही दिए जाते हैं, अडानी की कंपनी को दिए जाते हैं। आपने देखा कि मैक्सिमम जो एयरपोर्ट्स है वो अडानी को दे दिए गए, पोर्ट्स है वो अडानी को दे दिए गए, पावर प्लांट्स है वो अडानी को दे दिए गए, सीमेंट्स है वो अडानी को दे दिए गए, माइंस है वो अडानी को दे दिए गए। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा संस्था या ऐसा कोई भी एसेट्स प्रॉपर्टी जो भारत देश की प्रॉपर्टी थी, वो ऐसी कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी गई जो अडानी को ना दी गई। आखिर अडानी को क्यों दी गई? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्यों, क्या वजह है कि अडानी को ही सब कुछ। हाँ, सिक्योरिटी में भी अडानी को अपनी तरफ से कोई अनुभव ना होते हुए भी सिक्योरिटी की भी जो एसेट्स थे वो भी अडानी को दिए गए। इन शॉर्ट हर चीज अडानी की कंपनी को देते चले गए हैं ये आज तक। और पूरा का पूरा देश उन्होंने अडानी को बेच दिया है। ये कहते हैं कि जो जितने भी भारत देश के संस्थान थे वो लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक प्राइवेट इंसान को सब कुछ बांट दिया, सब कुछ बेच दिया। अब प्राइवेट इंसान वो लॉस में जाती हुई चीज क्यों खरीदेगा? पहली बात तो ये बताइए। अरे वो तो व्यापारी है, और जो देश चलाने की जो संस्थान जरूरी है उसमें नफा और लॉस तो नहीं देखा जाता ना। उसमें तो ये सेवा का काम है, ये काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पुख्ता कर सकते हैं, परंतु आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं और सारी की सारी चीजें रेल बेच दी। तो सब चीजें आपने अडानी को बेचते चले गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब यहाँ पे ये एक, अब मैं आपको बताती हूँ मॉडस ऑपरेंडी। क्रिमिनल लॉ में होता है कि मॉडस ऑपरेंडी किसी भी क्राइम को करने का क्या तरीका है। तो एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, तो उस तरीके को अपनाया जाता है और उस तरीके से क्राइम होता है। अब यहाँ पे कौन सा मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मॉरिशस में एक कंपनी है और यहाँ पे दो एजेंट, अडानी ने अपनी कंपनी का जो भी अपना जो ब्लैक मनी था उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए और अपने शेयर का इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ फर्जी कंपनियां बनाई और इन्होंने एजेंट खड़े किए। ये चिन चुंग लिंग नाम का एक एजेंट जो कि ताइवानी और चीनी एजेंट माना जाता है, और एक दुबई एजेंट इन्होंने खड़ा किया, नासिर अली शाहबाद अली करके। इन दोनों ने कुछ फर्जिया कंपनी बनाई। और मॉरिशस में जो अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी है, विनोद अडानी की जो कंपनी जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे ये कंपनियां चल रही हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये फर्जी कंपनियां थी और इन कंपनियों ने अडानी के शेयर फर्जी तौर पे खरीदे और उनका इस तरीके से मार्केट में उनका वैल्यूएशन बढ़ गया। और फिर उसके बाद अडानी ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो खरीदनी, संस्थानों को खरीदना शुरू किया और उसके अंदर उन्होंने अपने ब्लैक मनी को सब वाइट किया। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी अपनाई। और उसके बाद इसी वजह से कहा गया ना कि यहाँ पे इसको कौन दे रहा है। इतना बड़ा घोटाला होता चला आ रहा है और जो घोटाला 2014 तक सेबी की नजरों में था वो घोटाला 2014 के बाद खत्म हो जाता है। और जैसे सरकार मोदी की आती है तो मोदी की सरकार का पूरा श्रेय इस घोटाले को और पनपने के लिए दिया जा रहा है। और जहां तक मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कहा जाता है कि मोदी जी आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, देश की संपत्ति को बिकने नहीं दूंगा, मैं इस देश का चौकीदार हूँ। पर आपके चैनल से मैं खुलेआम कहना चाहती हूँ कि चौकीदार नहीं, यही चोर है।
और यही करवा रहे हैं सबको, जो भी है मोदी ही करवा रहे हैं। नहीं तो अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री जो करप्शन का नाम लेके सत्ता पे आए, जो चौकीदारी का नाम लेके सत्ता पे आए, उन्हीं के नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले, जिसको इंटरनेशनल पेपर्स, जो आपने देखा कि इंटरनेशनल जो फाइनेंस खबरों पे नजर रखते हैं, ऐसे इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टर्स हैं, और जो न्यूज है वो द गार्जियन और द फाइनेंस टाइम्स, इन दो न्यूज़पेपर ने इस रिपोर्ट को जाहिर किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्म की भी बात है। शर्म की बात इसलिए है क्योंकि ये दो ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनको पूरे विश्व में इनका अपना एक शाख है, और आज भारत देश की इज्जत गिर गई है, भारत देश की शाख गिर गई है, भारत देश बेइज्जत हुआ है कि इतने बड़े घोटाले भारत देश के अंदर होते हैं और यहाँ पर उसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से है। बाद में मैं अपनी बात तो यहाँ पर एक शेर कह के खत्म करूंगी, फिर आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। इसमें यही कहना है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला किसने लूटा। मुझे राहजनों से कोई गिला नहीं, मेरे तो रहबरी से सवाल है। तो बस जो चौकीदार था उससे ऐसा कैसे होने दिया, मेरा तो उसी से सवाल है। धन्यवाद रत्ना जी, आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आते हैं। तो धन्यवाद तिवारी जी। काफी सारे मुद्दे चर्चा के अंदर आ गए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिया की बैठक के अंदर जो तय हुआ कि देश भर की राजधानियों में हम जाएंगे, मिल करके जाएंगे, बड़ी सभाएं करने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि कल जब हम बातचीत कर रहे थे कि हम भारतीय इंडिया के साथ, तब ये सुझाव मैंने दिया था, और ये सुझाव हमारे सम्मेलन के अंदर डी राजा और दीपांकर जी आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो रखेंगे। हमने कहा था कि अब आप 28 पार्टियां हो गए हैं तो 28 आम सभाएं जिसमें देश के शीर्षस्थ नेता जाएं, वो आप करिए। और आपने जो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के आपने संसद को नहीं चलने दिया था, उसी तरीके से अडानी के घोटाले के मुद्दे को लेकर नहीं चलने दिया था, उसको जनता के बीच में लेकर के जाएं। आपका जो अल्टरनेटिव जो प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, आप किस तरीके से महंगाई को और आप बेरोजगारी से निपटने की आपकी योजना है, वो सब आप लोगों के बीच में लेकर के जाइए, बताने का काम करिए। मुझे लगता है कि अब इंडिया जो है उसने भी कमर कसने का काम किया है। और अब एक जल्दी चुनाव के बारे में कल के पहले जब तक ये सेशन नहीं बुलाया गया था तब तक मैं बराबर ये कह रहा था कि जल्दी चुनाव होने वाले नहीं है, क्योंकि एक भी दिन ये अपना सरकार में रहने से वंचित नहीं होना चाहते। लेकिन अब जब ये विशेष सत्र इन्होंने बुलाया है तो और ये जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर वन नेशन और एक परिवार को कम से कम एक रोजगार, सरकारी रोजगार की बात करने की स्थिति के अंदर ये नहीं है। एक जो है कम से कम एक बच्चा को नौकरी मिले, या एक बच्चे को कम से कम उच्च शिक्षा के अंदर निशुल्क पढ़ाई का इंतजाम हो, जो भी पढ़ाई वो करना चाहे उसके लिए ये तैयार नहीं है। कोई एक फसल भी ऐसी बताने को तैयार नहीं है जिसकी एमएसपी की गारंटी ये दें। 23 का तो ये केवल घोषणा करते हैं, और आज तक चाहे गेहूं हो, चावल हो, पंजाब के अलावा कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके अंदर ये कह सकें कि हमने जितना धान हुआ और जितना जो है वो गेहूं हुआ वो हमने पूरा खरीदा। तो भले ही जारी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक जुमलेबाजी है। आज हम लोग बैठ करके, आज यहाँ पर मेरी एक सभा थी, जो कॉर्पोरेट्स के लोग हैं वो यहाँ पर हड़ताल के ऊपर हैं, और वो लोग ये वाली बात कह रहे थे कि पूरा कॉर्पोरेटिव को जो सहकारिता का क्षेत्रों से खत्म करके कॉर्पोरेट को लाना चाहते हैं। पूरा जो सिस्टम है पीडीएस का, उसको भी अडानी के हवाले ये करना चाहते हैं। तो अभी सवाल ये है कि जब ये चुनाव की अपना मन बना रहे हैं, तो देश के अंदर केवल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं होते, इस देश में पंचायत के चुनाव होते हैं, इस देश के अंदर दुग्ध डेयरी के चुनाव होते हैं, इसमें बैंक के चुनाव होते हैं, इसमें पंचायत के चुनाव होते हैं। तो हर चुनाव, और बार काउंसिल्स के तमाम सारे जो चुनाव होते हैं, तो क्या जितने चुनाव इलेक्शन कमीशन के मातहत आते हैं वो सभी चुनाव को एक साथ कराएंगे? जिसका मतलब यह है कि जो चुने हुए हैं, जिन्होंने सरकार अभी बनाई है, जो सरकार कर्नाटक की बनी है, क्या फिर से वहां पर चुनाव होंगे? है ना, जहां पर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं वहां पर फिर से चुनाव होंगे? मतलब आप कानून तो बनाने का काम कर सकते हैं, आप घोषणा तो कर सकते हैं,
फिर जब उपचुनाव की बात आती है, जहां पर किसी जो है देहांत हो जाता है उम्मीदवार का, फिर वहां पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा, या 5 साल तक उसका इंतजार किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इतना सारा पेच है इसके अंदर कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना आसान मोदी जी इसको समझने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन इनकी अपनी मंशा है, और इनकी मंशा ये है कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव होंगे तो उस चुनाव को हम हार जाएंगे, और इसलिए उस हार का असर 2024 के ऊपर पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन के पास में ये वाली बात अब सबके कान तक पहुंच गई है। मैं यहाँ पर जब अभी मैं आया आज मुल्ताई में, नागपुर से मुल्ताई जो है, मतलब ट्रेनों की जो स्थिति है वो अद्भुत है। मैं केवल दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ कि मुंबई से मुझे नागपुर आना था तो ट्रेन 8 घंटे लेट थी। दूसरा टिकट लिया, 2000 रुपए का वो टिकट आया। फिर यहाँ पर पहुंचा, ये जो ट्रेन है नागपुर वाली, ये 3 घंटे लेट थी। और अभी मैं फिर स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और फिर वो ट्रेन 3 घंटे लेट है। मतलब 3 ट्रेनों में मैंने ट्रैवल किया, तीनों के तीनों ट्रैवल जो है वो 3 3 घंटे लेट, एक ट्रेन 8 घंटे लेट चल रही है। तो मतलब आप देश को गवर्न करने का काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब मैं पैसेंजर से आज आया और पैसेंजर के अंदर लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो वहां पर लोग ये कह रहे थे कि भाई जिस तरीके की घोषणाएं केवल कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर लोगों ने जो है वो मन बनाया हुआ है। तो इसलिए हार अपनी भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है, मोदी जी को दिख रही है। अमित शाह जो हैं, आप सोचिए कि उन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार कराया मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने जो है 39 सीट्स को डिक्लेयर कराया। हर सीट के ऊपर विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अब तो यहाँ पर जो है, जैसे वीरेंद्र रघुवंशी जैसे मतलब सिटिंग एमएलए भी बीजेपी का वो छोड़ करके जा रहा है। मतलब अब एक तरीके से भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें लगता है कि अगर हम स्टेट के चुनाव कराएंगे तो जो है 2024 हमारे खिलाफ में चला जाएगा। कुल मिलाकर के अभी जो है 23 करोड़ 70 लाख वोट है इंडिया के गठबंधन का, और जो 22 करोड़ 50 लाख वोट है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब ये है कि आज की तारीख में भी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आगे है। और ये वाली बात मैं रिपीटेडली कहता रहा हूँ कि 11 राज्यों में भी सरकारें हैं, और 5 राज्यों अगर चुनाव होता है तो और 4 राज्यों में सरकार अपोजिशन की बनेगी। 15 सरकारें उसके पास में आने वाली हैं। और कुल मिला के अभी जो उसके पास वोट है वो 58% अपोजिशन का वोट है। इसको केवल चैनलाइज करने की बात है, और यही चैनलाइज करने का काम इंडिया करने वाला है। आपने देखा कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, किसी किस्म का रिफ्ट नहीं है, कोई बयान एक दूसरे के खिलाफ वहां पर नहीं है। और ये वाली बात एकदम साफ है कि तमाम सारे लोग जो एनडीए के अंदर कल तक रहे हैं वो उसको छोड़ने वाले हैं। जैसे पहले शिवसेना ने छोड़ा, जैसे अकाली दल ने छोड़ा, उसी तरीके से तमाम सारी जी जो पार्टियां इन्होंने केवल संख्या दिखाने के लिए जो बढ़ा ली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बम्बई में था, बम्बई के अंदर जो पार्टियां 2 तो जुड़ गई, इसके अलावा 10 पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं वो जुड़ने के लिए तैयार हैं। हर राज्य के अंदर जो है पार्टियां जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मतलब अगर संख्या दिखानी पड़े तो संख्या जो है वो 50 तक बहुत आसानी से इंडिया की पहुंच सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक माहौल जो है वो खिलाफ में बन गया है। और अडानी की हम लोग तो सीधे सीधे गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बहुजन समाज लगातार ये कहता रहा है, आपने 10 लाख करोड़ का जो है उनको छूट देने का काम किया, आपने पूरे देश के सब सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को आपने उसको बेचने का काम किया। देश के कानून को काम करना चाहिए। देश के अंदर लोग अगर 6.5 लाख लोग अगर जेल के अंदर बंद हैं, उसमें 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। उसमें ऐसे लोग हैं जो जमानत भी कराने की अपनी स्थिति में नहीं है। वकील साहिबा हैं हमारी, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन सब बातों को जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश के अंदर अडानी राज जो है वो इंडिया नहीं चलने देगा। और मुझे लगता है जी कि जिस तरीके से 4% जो उसका शेयर क्रैश हुआ है, उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो वोट भी क्रैश होगा इस चुनाव के अंदर। ये हम लोग एकदम साफ तौर पे देख पा रहे हैं। बस उसकी शर्त केवल इतनी है कि जो इंडिया गठबंधन बना है इसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि अडानी घोटाले के अंदर जो है गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर के ये केवल कॉल दें। और अगर ये कॉल देते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे के कॉल के ऊपर अगर देश के हर पंचायत का किसान खड़ा हो सकता है, तो इस इंडिया के जो गठबंधन में बहुत दम है। ये लोग कहें कि गौतम अडानी को हम गिरफ्तार करेंगे, इनके अंदर अगर हिम्मत है तो ये कहें
कि हम गौतम अदानी की संपत्ति को जो है हम उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। आखिरकार मतलब सरकार कांग्रेस पार्टी थी ना, उसने राजशाही खत्म की ना और जमींदारी खत्म हुई ना, वो उस समय एक दबाव था। तो अगर ये काम हो सकता है तो फिर जो है दो लोगों की संपत्ति को क्यों नहीं राष्ट्र हित के अंदर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी संपत्ति को राजसात करने का काम किया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है, विल पावर चाहिए। तो अब ये समय है इंडिया को अपना विल पावर दिखाने का। और जो एक अपराधी व्यक्ति है, और मैं तो ये बात दावे के साथ कहता हूं कि आप जो गुजरात के जितने पोर्ट्स के अंदर हजारों करोड़ के जो ड्रग्स आए हैं, उसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे मॉरिशस वाले ट्रांजैक्शंस हैं और जिसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है कि जो जो 558 कंपनियां शेल कंपनीज हैं, उसके अंदर किन लोगों का पैसा लगा है, अगर ये आप निकालेंगे तो इसके अंदर जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनका पैसा मिलेगा। और आपको एक बड़ा कनाइवेंस अडानी ग्रुप का, सरकार का और इन जो ड्रग माफिया है इसका मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि अब ये भी एक कहा जा रहा है, ये कहकर के मैं अपनी बात ही समाप्त करूंगा कि इन्होंने जो है अभी जो सत्र बुलाया उसके बारे में तो हमको क्या साथी बता रहे हैं, हमारे को साथी कह रहे हैं संजय मिश्रा जो है ईडी के उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है 15 सितंबर को और ये एक नई जांच एजेंसी बनाने वाले हैं और उसको सुप्रीमो ये बनाने वाले हैं और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर जो है लिखा भी है, ट्वीट भी करने का काम किया है कि आप जो है संजय मिश्रा के रिहेबिलिटेशन के लिए आप विशेष सत्र बुलाने का काम कर रहे हो और जो 1 लाख से ज्यादा लोग मणिपुर के अंदर जिनके रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप विशेष सत्र के अंदर आप कुछ भी करने को, आप मुख्यमंत्री हटाने को तैयार नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू करने को तैयार नहीं, आप अडानी की रिपोर्ट पे कुछ करने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि देश के अंदर अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलेगा और बहुजन संवाद के तौर पर हम इन घटनाक्रमों को लेकर के आपके बीच में, दर्शकों के बीच में हम जो है विश्लेषण लेकर के और जो शंकाएं, आशंकाएं हैं और जो नई पहल हैं वो सब ला करके हम लाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए डॉक्टर तिवारी जी। रत्ना बोरा जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या ये खास करके मोदानी घोटाला पर और आने वाले संसद सत्र पर? मैं डॉक्टर सुनीलम जी और डॉक्टर अधिराज भल्ला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब हमें बूथ लेवल से काम करना शुरू करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करने पड़ेंगे और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। और साथ में जो अदानी को अरेस्ट करने की बात है, गिरफ्तार करो, वो एक आंदोलन पूरे देशव्यापी रूप से चलाना पड़ेगा। और एक और भी अच्छी खुशी की बात है कि जो अब सुनीलम जी तो जानती है, उन्होंने हमें बताया कि सिविल सोसाइटीज भी अब इंडिया के साथ है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बड़ी बात है कि सिविल सोसाइटीज भी इंडिया के साथ है। बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आ रही है और जो ये अंधभक्त हैं उनके भी आंखें खुल तो रही है, पर लेकिन क्या है कि अभी वो स्वीकारना नहीं चाहते। समय आएगा तो सब स्वीकारेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे गुजराती न्यूज पेपर आता है, बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है। कभी वो जिस तरह कहते हैं ना कि कांग्रेस की या राहुल गांधी की कोई भी न्यूज नहीं देते थे, पर आज फ्रंट पेज पे राहुल गांधी के फोटो के साथ उन्होंने न्यूज छापी है और आज की जो ये रिपोर्ट है उसके बारे में भी बताया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो मीडिया है ना, मीडिया भी अभी अपना रंग बदल रही है। जैसे बोलते हैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, जो गोदी मीडिया है ना, अब वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है। उसको भी दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है और भविष्य दिख रहा है। इसीलिए अब वो धीरे धीरे इंडिया को भी हाईलाइट करना चाह रही है और कर रही है। नहीं तो इससे पहले इंडिया हो, विरोध पक्ष हो या कांग्रेस हो, कभी गोदी मीडिया नहीं दिखाती थी। अब वो भी दिखाना शुरू कर रहे हैं, प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं। जी तिवारी जी, शुक्रिया।